नमस्कार बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका ज्योति शर्मा, हिंदी एवं संस्कृत। जैसा कि हमने हिंदी जो प्रथम भाग है हमारा, उसमें हमने 4 अध्याय कर लिए हैं। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें आपको इसकी जो पीडीएफ है वो आपके पास में गई हुई है। पर हम आज हिंदी सेकंड के अंदर पहला जो चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे। ये इसलिए कर रहे हैं हिंदी फर्स्ट का चैप्टर दोबारा से अध्ययन, क्योंकि जो आपका नेक्स्ट वीक हिंदी का जब टेस्ट होगा थर्सडे को, तो हम इस चैप्टर को आप हिंदी फर्स्ट के चैप्टर्स के साथ देंगे। तो आप लोग इस चैप्टर को आज मेरे साथ ध्यान से समझिए और आपकी कॉपी में जो वर्क किया हुआ है वो वर्क मुझे सेंड कीजिए एक बार दोबारा से, ताकि पता लग जाए कि कितने बच्चों ने वर्क किया है, और उसके बाद में उसका जो है अभ्यास कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आज जो हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर है वो हम हमारे वीकली जो परख कार्य होते हैं उसके लिए अभ्यास करेंगे। और आपने अपनी कॉपी में वर्क किया है उसको इससे मिलान करके समझिए तथा अपने परख कार्य के लिए तैयारी कीजिए। जैसे कि पहला पाठ आपको दिखाई दे रहा है, भाषा, लिपि और व्याकरण। जब भी हम व्याकरण का ज्ञान करते हैं तो सबसे पहले, चाहे आप कक्षा 6 में हो, कक्षा 7 में हो या कक्षा 10 में हो, हमें भाषा, लिपि और व्याकरण को समझना जरूरी है, ताकि हम अपने व्याकरण भाग को और अच्छे से कर पाए। तो हमारा पहला जो पाठ है उसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले हम करेंगे भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा का मतलब कुछ भी बोलना, अपने मन की बात जो है वो हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, वह भाषा होती है। जैसे हमने कहा, भाषा किसी भी प्रकार की हो सकती है, इशारे से भी कर सकते हैं, कभी हम सीटी बजाकर करते हैं, कभी हम कोई झंडी या रोशनी दिखाते हैं, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए कोई अंगुली से या हाथ से सिर हिलाकर कहता है, इशारा करता है कि इधर आइए, तो हम समझ जाते हैं। जैसे कि कंडक्टर है, बस रोकनी होती है तो सीटी बजा देता है, या बस को रवाना करना है तो सीटी बजा देता है। कई बार जैसे हम रेलवे में जाते हैं तो हरी झंडी, लाल झंडी, हमें पता लग जाता है गाड़ी अब चलेगी, आ रही है, इस प्रकार से। जैसे कि आप लोग सड़क जब रोड क्रॉस करते हैं तब भी यही सब चीजें होती हैं, बत्ती हमें दिखती है। और कभी हम अपनी घंटी बजाकर घर पर पहुंचते हैं तो अपनी घंटी बजाते हैं, तो हमें अपने आने की सूचना दे देते हैं। इस प्रकार से भाषा क्या है? भाषा वह है जिसे मुंह से बोला जाए और कान से सुना जाए, जिसमें सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है, अर्थात बात का कोई मतलब निकलता है। उन शब्दों को समाज के लोग समझते हों। ऐसे नहीं है कि हम कुछ भी बोल दिया और लोग उसको समझ जाएंगे, ऐसा नहीं। जिन शब्दों को समाज जो है वो समझता हो, है ना, भाषा वो है। उन शब्दों को लिखा भी जा सके और पढ़कर समझा भी जा सके। जो हम लिख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, उसे लिखकर और पढ़कर समझा जा सकता है। तो भाषा क्या है? अगर हम इसकी परिभाषा लेते हैं तो भाषा वह साधन है जिसे बोलकर या लिखकर हम अपनी बात कहते हैं, और जिसे सुनकर या पढ़कर हम दूसरों की बात समझते हैं। आप समझ गए होंगे। जैसे कि हम बोलते हैं कि मुझे बाजार जाना है, हम लिखते हैं कोई बात को, और बोलकर या लिखकर अपनी बात को कहते हैं। जब सामने वाला बोलते हैं तो सुनता है, लिखते हैं तो पढ़ता है, और वह हमारी जो है बातों को समझ जाता है। तो भाषा वही है जिसे बोलकर या लिखकर हम अपनी बात कहते हैं, और जिसे सुनकर या पढ़कर हम दूसरों की बात समझते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या होता है। उसके बाद में देखिए, भाषा के 2 रूप होते हैं। जैसा हम हमेशा ही पढ़ते आए हैं, छोटी कक्षा से ही हम पढ़ते आए हैं कि भाषा के 2 प्रकार की या भाषा के 2 रूप होते हैं। एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। मौखिक, मुख प्लस इक, अर्थात मौखिक। मौखिक मतलब क्या हुआ? मुख से बोले जाने वाली, और लिखित मतलब दिखने वाली। तो भाषा 2 प्रकार की होती है, या भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। अब मौखिक भाषा हम अपनी भाषा में भी कर सकते हैं कि मुख द्वारा बोली जाती है, और लिखित भाषा जो कि लिखकर प्रकट की जाती है।
भाषा जो होती है उसका मूल रूप मौखिक होता है। कैसे होता है मूल रूप मौखिक? जैसे हम किसी भी बात को समझाना है तो हम बोल कर के कहते हैं, कहीं कोई रास्ता पूछ रहा है तो हम कहते हैं इधर से इधर जाना है, फिर इधर जाना, फिर सामने उसका घर है। ये भाषा जो है मूल रूप से मौखिक हो गई। इसे सीखने के लिए कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती है। हम जब कोई बात को बोलते हैं तो हमें उसको सीखने के लिए, जैसे कि आप लिखित में तो आपको लिखना पड़ेगा, तो सीखना पड़ेगा। मात्राओं का, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, परंतु जो मौखिक भाषा होती है उसे सीखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं में भी आती है। ये स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है। लिखित भाषा को प्रयत्न पूर्वक सीखना और पड़ता है। जैसे देखो मैंने बताया कि लिखित भाषा में तो हमें व्याकरण का जो है सहारा लेना पड़ता है, परंतु मौखिक भाषा में हमें कोई भी चिन्ह नहीं आता, कोई ध्वनि नहीं है। हम जिस प्रकार से भी बोलना चाहें तो हमें उसमें कोई अशुद्धिकरण नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया, भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक वो होता है जो हम मुख के द्वारा बोलते हैं, और लिखित भाषा वो होती है जो कि हम लिख कर के प्रकट करते हैं अपने भावों को। अब देखिए उसके बाद में है भाषा और बोली। भाषा और बोली, जैसा कि आपको पता ही है कि अ, अभी भी हमारे चर्चाओं में चल रहा है, शिक्षा नीति आयोग जो है परिवर्तित हुआ। तो एक बात आप ध्यान रखो, उसमें एक महत्वपूर्ण बात आई कि जो स्टूडेंट्स है या जो भी अपनी बोली में भी अपनी बात को कह सकते हैं। तो भाषा और बोली क्या है? तो भाषा तो हमने पढ़ा कि मौखिक और लिखित 2 प्रकार की होती है। बोली क्या होती है? अगर हम सीधी-सी भाषा में समझते हैं तो बोली वो है जो हम हमारे देशज में बोलते हैं। जैसे हरियाणा है तो हरियाणवी, राजस्थान है तो राजस्थानी, इस प्रकार से। कहते हैं ना कि कोस-कोस पर पानी बदले 4 कोस में बानी। अर्थात कि जिस प्रकार से अभी आप जहाँ पर रह रहे हैं, जैसे आप बीकानेर में रह रहे हैं, बीकानेर में आप मान लीजिए व्यास कॉलोनी में रह रहे हैं, और व्यास कॉलोनी से आप सुदर्शना नगर आ जाइए, ठीक है? जब आप इतनी दूर आओगे तो व्यास कॉलोनी का जो पानी होगा और जो सुदर्शना नगर का पीने का पानी होगा, उन दोनों के स्वाद में अंतर आ जाएगा। तो इसीलिए तो कहते हैं कि कोस-कोस पर पानी बदले, 4 कोस में बानी। और जब आप 4 कोस दूर कहीं यहाँ से आप मान लीजिए देशनोक चले गए, तो देशनोक की जो भाषा है, मतलब वहाँ के जो लोग देशज भाषा या बोली बोलते हैं वो अलग है, थोड़ा-सा हमसे अलग है। या आप लोग रह रहे हैं शहर की तरफ चले जाइए, तो वहाँ की जो लैंग्वेज है या जो भाषा शैली है वो थोड़ी-सी अलग हो जाती है। तो हर 4-5 मील पर बोली में जो है वो बदलाव आ जाता है। बोली क्या होती है? बोली बोलचाल का माध्यम होती है। जैसे कि मान लीजिए आप मारवाड़ी क्षेत्र में जा रहे हैं और आपको वहाँ पे उनके साथ वैसा ही उसी भाषा में बात करनी है, तो वो बोलचाल का माध्यम होती है। इससे अब ये बात तो क्लियर हो जाती है कि जब हम बोली बोलें, जैसे मान लीजिए हमारी जो गृह भाषा है वो मारवाड़ी है। हम घर के अंदर मारवाड़ी में बोलते हैं और हम कहीं ऑफ़िशियल कुछ कार्य करते हैं तो हिंदी बोलते हैं। तो जो मारवाड़ी बोलते हैं उसमें हम साहित्य रचना तो नहीं कर सकते ना, उसमें हम किसी साहित्य को तो नहीं दिखा सकते बोली में, क्यों? तो जब इसमें साहित्य रचना नहीं होती। सीधी-सी बात क्या होती है कि बोली जो है वो सिर्फ़ बोलचाल का माध्यम होती है, इसमें साहित्य रचना नहीं होती। और क्या होता है जैसे-जैसे बोली विकसित होने लग जाती है, बोली विकसित होना, हम कोई शब्द को मारवाड़ी में बोल रहे हैं और उसी भाषा को हम हिंदी में लेकर के कुछ अच्छे से शब्द लेकर, कुछ साहित्य रचना वाले शब्द लेकर के जब हम उनको बोलने लग जाते हैं तो साहित्य रचना होने लगती है। तो धीरे-धीरे वही बोली जो होती है वो भाषा का रूप करने लग जाती है, और जब है तो भाषा का व्याकरण जो है वो निश्चित होने लग जाता है। कैसे निश्चित होने लग जाता है? जब हम बोली को विकसित कर लेते हैं। तो उसके बाद में जैसे देखो कुछ ऐसी बोलियाँ हैं जो हम मुख्य रूप से हमेशा से सुनते आए हैं। जैसे हिंदी की बोलियाँ, हिंदी केवल खड़ी बोली का ही विकसित रूप नहीं है। इसके निर्माण में कुल 18 बोलियों का योगदान है। अब 18 बोलियाँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ़ हमारे 8th के स्टैंडर्ड से नहीं, बल्कि जब हम कोई कॉम्पिटिशन, कोई प्रतियोगिता भी देते हैं या हम बड़ी क्लास में हो जाते हैं, सीनियर सेक्शन में हो जाते हैं, तब भी हमें ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी के जो निर्माण में कुल 18 बोलियों का योगदान है। जैसे पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर्गत जो 5 बोलियाँ आती हैं, ब्रज, खड़ी, बोली, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी।
ये सारी बोलियाँ कहाँ बोली जाती है? जैसे ब्रज भाषा है, तो आप समझ ही जाएँगे, दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर इनके आस-पास बोली जाती है। सूरदास जी जो हैं वो इसके प्रमुख कवि रहे हैं। ब्रज बोली, खड़ी बोली, है ना? तो इन सब में जो है सूरदास जी ने अपने काव्य की रचना भी की है। उसके बाद में पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये होती हैं। इसमें रामचरितमानस वगैरह लिखा हुआ है, तुलसीदास जी ने जो है अपनी काव्य रचना की है। बिहारी जैसे मैथिली, मगही और भोजपुरी इसके विद्यापति जो है अपने जाने-माने कवि रहे हैं। राजस्थानी में मारवाड़ी बोली जाती है, हाड़ौती बोली जाती है, मेवाती बोली जाती है और मेवाड़ी बोली जाती है। राजस्थान में आप देख लीजिए जैसे आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ मारवाड़ी है ना? हनुमान हाड़ौती में चले जाइए आप, मेवाड़ साइड में चले जाइए, तो इस प्रकार से राजस्थान की 4 बोलियाँ हैं। फिर पहाड़ी एरिया में जब आप जाओगे तो मंडियाली, गढ़वाली और कुमाऊनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता बोलियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये 18 बोलियाँ होती हैं, जिनका की बोलियों में योगदान है। अब देखिए हिंदी का महत्व, हिंदी क्या है? हिंदी का महत्व सबको पता है कि ये हमारी राजभाषा है, भारत की राजभाषा होती है। हिंदी जो भाषा है हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और दिल्ली की भी राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि हम भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते सिर्फ आप लोगों को लगता है कि सिर्फ राजस्थान में ही हिंदी चलती होगी, नहीं अदर जो स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली इनकी राजभाषा होने का भी हिंदी को गौरव प्राप्त है। कम से कम भारत के 70% जो लोग होते हैं इसे बोल सकते हैं। यह बात यहाँ पर समझनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह प्रश्न सिर्फ हमारे स्तर तक नहीं, जब हम बड़े स्तर पर पहुँच जाते हैं तब भी हमारे काम आता है। और हिंदी भाषा के बारे में हमें सारा जो है ज्ञान होना भी चाहिए। क्योंकि हमारी मातृभाषा, हमारी जो भी है हिंदी ही हमारी भाषा होती है। तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ राजस्थान नहीं, हरियाणा, हिमाचल, छत्तीसगढ़ सब जगह जो है राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है। अब जहाँ तक समझने की बात है तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे आप कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक अर्थात इस कोने से लेकर के लास्ट जो कोना है वहां तक अटक से कटक तक सभी भारतवासी हिंदी में बात समझ लेते हैं। इसलिए हिंदी जो है वो संपर्क भाषा भी है। आपने देखा है ना जितने भी ऑफिशियल जो वर्क होते हैं कार्यालय में, जैसे हॉस्पिटल देख लो, स्कूल्स देख लो, जितने भी विधानसभा, लोकसभा जहाँ पर हिंदी का प्रयोग किया जाता है। और वर्तमान में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है, उन्होंने हिंदी पर इतना जोर दिया है कि अब जितना भी ऑफिशियल वर्क होता है वो हिंदी भाषा में ही होता है। तो भारत भर की यह संपर्क भाषा है, इस पर हमें गर्व भी है। महात्मा गांधी, तिलक, दयानंद, विवेकानंद जैसे राष्ट्रीय महापुरुषों ने इसे राष्ट्रभाषा की संज्ञा दी है। तो 2-3 प्रश्न बनते हैं इसमें हिंदी के महत्व में कि ऐसे कौन से जो है देश के वीर हैं या क्रांतिकारी है जिन्होंने राष्ट्रभाषा, महापुरुष है जिन्होंने राष्ट्रभाषा की संज्ञा दी। और सेकंड बात ये भी बनती है कि ऐसी कौन सी भाषा है जो कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक सभी भारतवासी जो है समझ लेते हैं। झारखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, बिहार ये कौन-सी भाषा जो है राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है। तो इस प्रकार से जो ये हिंदी का महत्व इतना सा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं। अब आप लोगों को पता है कि हम लोग हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा घोषित किया। आज भी हम सभी भारतवासी 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाते हैं। तो इसलिए 14 सितंबर 1949 1949 को जो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, कम से कम 5 या 7 जो है इसमें हमारे प्रश्न भी जो है वो बनते हैं। अब इसके बाद में भारत की अन्य राष्ट्रीय भाषाएँ जैसे हिंदी तो आपने समझ ही लिया, अन्य राष्ट्रभाषाएँ कौन-सी हैं? हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी है, यह कहना भ्रामक होगा। ये भ्रम में डालने वाली बात है क्योंकि हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। और वो 22 भाषाएँ कौन-सी है? असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी,
कोंकणी, फिर उसके बाद गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी, ये सभी राष्ट्रीय भाषाएं हैं। सिंधी जो भाषा है वो सिंध प्रांत की है, अभी जो पाकिस्तान में है सिंध। और सिंधी से कई लोगों का मानना है कि सिंधी से हिंदी बना है। जब भारत का 1947 में विभाजन आया हुआ था, अलग अलग हुआ था भारत और पाकिस्तान, तब क्या हुआ था आपको पता ही है कि पाकिस्तान भारत में आए थे और कुछ भारतीय पाकिस्तान में। तो अलग अलग जब हुआ था तो वो शरणार्थी जो आए थे इंडिया में रहने के लिए, वो पश्चिम भारत में फैले हुए थे जो ये भाषा बोलते हैं। आज हिंदी राष्ट्र की सीमाएं पार करके अंतरराष्ट्रीय भाषा का रूप धारण कर चुकी है। इंटरनेशनल वे पे जो है हमारी भाषा जो है ये जा चुकी है, और विश्व के अनेक बड़े विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन और अध्यापन होता है। तो इसलिए हिंदी का महत्व जो है वो हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार तो इम्पोर्टेंट है ही, परंतु हमें यह हमारे नॉलेज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो भी प्रश्न बनते हैं, आप अपने प्रश्न बनाइए, कुछ मैंने आपको बताए हैं, और उस तरीके से आप प्रश्नों को बना करके इनमें से उत्तर ढूंढकर अभ्यास करेंगे तो आपको यह सरलता से याद हो जाएगा। तो इतना तो हमारा हो गया। अब इसके बाद में देखिए भाषा और लिपि। भाषा मैंने आपको बताया, बोलचाल, और लिपि लिखने की। तो भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। समझ में आई बात? कि भाषा की ध्वनियों को, ध्वनि मतलब बोलना, जैसे मैंने, अगर हम किसी बात को बोलते हैं तो वह तो भाषा तो हो गई, परंतु उसका लेखन कार्य क्या हुआ? तो लेखन कार्य जब हम उन लेखन चिन्हों को लिखेंगे तो वह लिपि होगी। तो भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे मराठी, हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में, उर्दू भाषा फारसी लिपि में, तथा अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। ये हम शुरू से पढ़ते आए हुए हैं कि हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि है, उर्दू भाषा फारसी लिपि में, तथा अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, असमिया और उड़िया भाषाएं भी विभिन्न लिपियों में लिखी जाती है। अब प्रश्न बनता है कि लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ती है? लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? हम तो बोल करके भी बात को कह सकते हैं, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं आज कार्यालय में गया, मैंने कार्यालय में इतना काम किया, मैंने पाठ 4 पूरा कर लिया। इस प्रकार से बहुत सारी बातें होती हैं जो हम बोल करके कह सकते हैं। परंतु लिपि की आवश्यकता क्यों है? लिपि माने चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है। अपने ज्ञान, विचार और भावों को स्थिर, स्थायी तथा विस्तृत बनाने के लिपि का उद्भव हुआ। इसलिए लिपि का उद्भव हुआ। तो हमने पढ़ा कि हिंदी भाषा जो है वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसके बाद में भाषा और लिपि। भाषा की ध्वनियों को, भाषा और लिपि, भाषा जो हम बातचीत में आपस में करते हैं, जो मौखिक और लिखित दोनों प्रकार से हो सकती है। भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। लिपि मतलब लिखने की विधि। अब जैसे प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। अब मान लीजिए आप हिंदी और संस्कृत भाषा लिख रहे हैं, तो हिंदी और संस्कृत भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में, उर्दू भाषा फारसी लिपि में, और अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, असमिया और उड़िया, ये सारी जो भाषाएं होती है ये भी विभिन्न लिपियों में लिखी जाती है। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि हम जब बोल रहे हैं और बोल करके हमने व्याकरण धीरे धीरे अपनी बोली को भाषा में बदल दिया, और भाषा जैसे ही हमने एक अच्छे तरीके से उसके शब्दों का प्रयोग किया तो वो व्याकरण में आ गई, व्याकरण बन गई। व्याकरण बनने के बाद लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी? लिपि क्यों बनाई गई? जैसे हिंदी संस्कृत है, देवनागरी, पंजाबी, गुरुमुखी, तो लिपि क्यों होती है? लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? तो लिपि की आवश्यकता इसलिए होती है कि जो अपने ज्ञान, विचार और भावों को स्थिर, स्थायी
तथा विस्तृत बनाने के लिए लिपि का उद्भव हुआ। लिपि का उद्भव क्यों हुआ? लिपि का प्रादुर्भाव इसलिए हुआ कि हम जिन बातों को बोलते हैं, उन बातों जैसे कि मान लीजिए मैं अभी आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ और मेरी भाषा शैली में बहुत सारे शब्द जो है वो निकलेंगे और बहुत सारे वाक्य भी जो है निकलेंगे। मैं अपनी भाषा में आपको पढ़ा रही हूँ। परंतु उस भाषा में पढ़ाने के बाद में हमें अपने भावों को स्थिर करना पड़ेगा। अगर मैं आपको इसको लिखित रूप में नहीं दूँगी तो आप इसको कैसे याद करोगे? और जब आपका मूल्यांकन होगा तो वहाँ पर आपको ये ज़रूरी हो गया। तो इसलिए हमें लिपि की आवश्यकता होती है। प्रश्न बनता है यहाँ कि लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? तो लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? अपने ज्ञान, विचार और भावों को स्थिर, स्थायी तथा विस्तृत बनाने के लिए लिपि का उद्भव हुआ। तो आज हमने भाषा पढ़ा, लिपि पढ़ा, हिंदी पढ़ा। भारत में जो 18 भाषाएँ हैं, फिर 22 भाषाएँ हैं। हिंदी दिवस कब होता है? भारत की अन्य राष्ट्रीय भाषाओं को पढ़ा। तो इस प्रकार से हमने आज जितना पढ़ा उसके बारे में उसका मूल्यांकन करने के लिए हम अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। और ध्यान रखिए अपना, घर में रहिए। धन्यवाद।